नमस्कार, स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। जैसा कि कल हमने कहा था कि आज से हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू करेंगे। कुछ चैप्टर्स जो आपके रह गए थे पहले हम लोग उनको पूरा करेंगे, जिनमें आपकी 12th की सेकंड बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी के बाद भारत का थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, ठीक है, नियोजित विकास की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन, राजनीतिक टकराव के बारे में चर्चा करेंगे, आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे, प्लानिंग यानी नियोजन के बारे में चर्चा करेंगे, एनडीसी जो कि आपकी बुक में शायद नहीं है, ये एक एडिशनल टॉपिक है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। मेजर आउटकम्स, इसके मुख्य परिणाम क्या हुए, और लेटर डेवलपमेंट, बाद के बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने सोचा था आप लोगों को थोड़ा पीडीएफ वगैरह बना के पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। टाइम वेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हम लोग सीधे आते हैं बुक्स पर और बुक से सीधे पढ़ते हैं, ठीक है, इधर उधर ना भागते हुए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो बात की जाती है, आपके चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है राजनीतिक फैसले और विकास। तो किसी भी कोई भी फैसला लेने से पहले और किसी भी डेवलपमेंट के बारे में सोचने से पहले राजनीति में क्या कैसे होता है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एक उदाहरण दिया गया उड़ीसा का, देखते हैं कैसे क्या दिक्कत आती है। इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा, ठीक है। इस्पात यानी स्टील, विश्वव्यापी यानी ग्लोबल, ठीक है। इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। हम लोग जानते हैं कि उड़ीसा में हमारे लौह अयस्क के कई सारे खदान हैं, ठीक है। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार है और अभी इसका दोहन बाकी था, यानी ये कब की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है आज़ादी के बाद की, ठीक है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने, अब पहले सबसे पहला पॉइंट किसका आता है, किसकी बात होगी यहाँ पर, राज्य सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक। यहाँ पर बात किसकी होगी, राज्य सरकार। सबसे पहले किसकी बात हो रही है, राज्य सरकार। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना यानी उसको अवसर का फायदा उठाना, ठीक है, मांग को भुनाना चाहा। उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं यानी जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ यानी नेशनल लेवल पर जितने लोग हैं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सहमति पत्र को इंग्लिश में कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, शॉर्ट फॉर्म में इसको MOU भी कह देते हैं, ठीक है। तो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी राज्य सरकार होगी वो अपने राज्य के हित के बारे में सोचेगी, ठीक है, ताकि वो अगली बार फिर से सत्ता धारण कर सके। आगे देखते हैं, ये तो बात हुई हमारी स्टेट गवर्नमेंट की। अब वो दूसरा पक्ष देखते हैं। लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में है, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में, ठीक है। यानी अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आदिवासी जो वहाँ रहते हैं उनकी प्रॉब्लम है, यानी उड़ीसा के सर्वाधिक विकसित इलाकों में जो ये लौह अयस्क पाए गए हैं ये सबसे ज़्यादा अविकसित इलाकों में पाए गए हैं जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासियों को डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा, यानी उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। यानी चूंकि वो एक्सपर्ट नहीं है तो उनको वहाँ पर काम बहुत कम ही मिलेगा, बड़े रेयर केस में ही मिलेगा, ठीक है, और आजीविका भी छिन जाएगी। अब तीसरा पॉइंट आता है, पहला पॉइंट था स्टेट गवर्नमेंट का, दूसरा पॉइंट है हमारे वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ठीक है। उस समय लोकल लोग कौन है, आदिवासी हैं वहाँ के। तीसरा पॉइंट क्या है, पर्यावरणविदों की, ठीक है, ये जो आपके होते हैं इन्वायरमेंट के बारे में जो बात करते हैं, ठीक है।
इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है। ठीक, पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। सबसे पहली चीज, जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं सबसे पहला मुद्दा आता है पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का, ठीक है। अब चौथा पॉइंट कौन है? केंद्र सरकार। पहला पॉइंट था आपका उड़ीसा की सरकार, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, उड़ीसा की सरकार। दूसरा पॉइंट था हमारा उड़ीसा की सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी दिक्कत हमारी कहाँ से आई थी? आदिवासी जिला था, ठीक है, आदिवासी बहुल जिला था और वहाँ के लोकल लोगों को दिक्कत, लोकल लोगों की दिक्कत। तीसरा था हमारा पर्यावरणविदों की, इन्वायरमेंटलिस्ट की दिक्कत। चौथा जो प्रॉब्लम है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोच रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी, ठीक है। यानी जो कंपनियां निवेश करना चाहती हैं, पैसे लगाना चाहती हैं, उसमें रुकावट आएगी। ये 4 पॉइंट है, ठीक है, 4 लोगों के दृष्टिकोणों को बताया गया है। अब आगे देखते हैं। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं, ठीक है, सबके अपने अपने हित हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को आगे बढ़ाना चाह रही है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको डर सता रहा है कि अगर ये प्लांट लग गया तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा और हमारी आजीविका भी छिन जाएगी। तीसरा इसमें कौन है? पर्यावरणविद, इन्वायरमेंटलिस्ट, जिनको ये दिक्कत है अगर ये प्लांट लग गया तो पर्यावरण के साथ काफ़ी नुकसान होगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या सोचना है? अगर ये प्लांट नहीं लगा तो इसमें निवेशकों को निवेश करने के लिए पूंजी नहीं आ पाएगी, ठीक है। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय हैं। क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? जाहिर सी बात है, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? ठीक है, संघर्ष के अहम बिंदु, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि बताइए उड़ीसा वाले में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से थे। ऐसे ही कुछ कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की क्या प्रॉब्लम है, क्या प्लस पॉइंट है, वहाँ जो इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे उनके लिए क्या दिक्कत है, क्या अच्छाइयाँ हैं, वहाँ के लोकल लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। और यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो बाहर के लोग हैं उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पर एक अच्छे वर्कर की ज़रूरत होगी जो वेल ट्रेंड हो, ठीक। वेल ट्रेंड वहाँ के लोकल लोग नहीं हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ के लोकल लोग, 90% लोग बाहर से ही आएंगे। तो बाहर से के लोगों के लिए अच्छा है, क्यों? क्योंकि उनकी लोकल की जगह पर कोई दिक्कत नहीं हो रही, उनकी फैमिली अपनी लोकल जगह पर बैठी हुई है, लेकिन वो दूसरी जगह आकर काम कर रहे हैं। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण कहाँ कहाँ हो रहा है? जहाँ पर फैक्ट्री लगी है, ना कि जहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके घर वाले जहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो सबके दृष्टिकोण से आपको सोचना पड़ेगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सके? इम्पॉसिबल, ऐसा कोई बिंदु ही नहीं है जिस पर हर कोई राजी हो सके, ठीक है। तो फिर निर्णय कैसे लिया जाएगा, है ना भाई? लोकतंत्र सबकी सुननी पड़ेगी, लेकिन फिर भी फैसले किस आधार पर लिए जाते हैं आगे हम लोग इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबद्ध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सके? नामुमकिन है, सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कहीं असंतुष्ट होना पड़ेगा। आप जैसे इन सवालों को पूछेंगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा, उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है? दरअसल किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है? चीज़ें हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। जितना अच्छाई होगी उतनी ही बुराई होगी। किसी भी चीज़ में ना अच्छाई ज़्यादा होती है और ना बुराई ज़्यादा होती है। जितना अच्छा पक्ष होगा उतना ही बुरा पक्ष भी होगा। मायने ये रखता है कि उस समय और उस परिस्थिति और उस स्थान पर वो चीज़ में उस डिसीज़न को लेकर पॉजिटिव पक्ष कितने ज़्यादा हैं, ठीक है, ये डिसाइड उस पर करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं राजनीतिक टकराव। उसके पहले एक पॉस्को प्लांट उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पर उतारू, इसको आप लोग चाहे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें, भुवनेश्वर है, जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र से स्थापन का शिकार हुए लोगों ने
इस कोरियाई कंपनी, ठीक है, ये जो यहाँ पर पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र लगा हुआ है, ये एक कोरियाई कंपनी है, के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया है, ठीक है, करके कोई न्यूज़ है उसको देख लीजिएगा। इसमें जाहिर सी बात है कोई लोकल इशू रहा होगा। आगे देखते हैं राजनीतिक टकराव, ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्स्टेंटेशन, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, ठीक है, राजनीतिक टकराव। इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता है। जाहिर सी बात है जब पर्यावरणविद की बात करेंगे तो सिर्फ पर्यावरण की बात करेगा, ठीक है, सिर्फ पॉलिटिक्स के विशेषज्ञ से बात करेंगे, मान लीजिए किसी TU JNU या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा तो सिर्फ आदर्शवादी बातें करेगा, वो धरातल में रहकर बातें नहीं कर पाएगा, ठीक है। इन फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय द एन एक्सपर्ट, ठीक है, सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूहों के हितों की तुलना में तौला जाता है। सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि तौलने का मतलब वो डिसाइड किया जाएगा कि कौन ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत कम है, ठीक है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना में मापना पड़ता है, ठीक है, यानी प्रेजेंट में वहाँ पर क्या सिचुएशन है और इन फ्यूचर उससे क्या लाभ और क्या हानि हो सकते हैं, ठीक, फायदे और नुकसान हो सकते हैं। किसी भी लोकतंत्र डेमोक्रेसी में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर ज़रूर होनी चाहिए। देखिए दो चीज़ें, कोई विशेषज्ञ, इस सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता, लेकिन उनकी स्वीकृति ज़रूर चाहिए, ठीक है। क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, पता चला हमें कुछ नहीं पता, हमने डिसीज़न ले लिया, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत डिसीज़न या उसके लाभ और हानि, कौन से पक्ष ज़्यादा मजबूत है, इन सबको जानने के लिए विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ेगी और उनकी राय लेना भी चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाते हैं या कम से कम इन फैसलों पर, ये हम लोग यहाँ पर हैं, इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मुहर ज़रूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र, खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, खनन, चूँकि लॉ की बात हो रही है, पर्यावरण बात हो चुकी है, अर्थशास्त्री ये बताएंगे कि यहाँ से जो फ़ायदा होगा उससे देश को कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। देश की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो किस स्पीड में आगे बढ़ सकती है और इससे लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए, ठीक है। क्यों कहा जा रहा है आगे हम लोग अभी देखेंगे। जनप्रतिनिधि, जिनको हम लोग पिछले साल पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है, हम लोग किसी नेता को चुनते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, उन्हीं की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ विधायक और सांसद होते हैं। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं, भाई जाहिर सी बात है, उनको हमने चुनकर भेजा है, मतलब वो हमारी भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए, यानी सारे विशेषज्ञों की सलाह मशवरा करने के बाद फाइनल डिसीजन किसी राजनेता का ही होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के लोकल जनसंख्या का या लोकल लोगों का या देश के हित को समझता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आज़ादी के बाद अपने देश में ये सब छोड़िए, सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या कहें कि एक विज़न में बंधे हुए थे, ठीक है। आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए जिनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। जाहिर सी बात है, सारे डिसीजन एक दूसरे से कोरिलेट थे, ठीक है। सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या ये कहें कि एक विज़न से बंधे हुए थे। हमारे यहाँ जो भी डिसीजन लिए गए उसके पीछे कोई एक लंबा दूर का विज़न था, ठीक है, और उनका एक मॉडल बनाया गया था। ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। लगभग सभी इस बात पर सहमत है कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि, ठीक है, इकोनॉमिकल ग्रोथ,
ठीक है। और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही हैं। भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही हैं, ठीक है। इस बात पर भी सहमति चलिए इसको समझते हैं। पहले भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि, यानी सबसे पहले हमको क्या करना है, इकोनॉमिकली अपने आप को ग्रोथ करना है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, और उसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय, ठीक है। आर्थिक न्याय यानी लगभग सभी को बराबर धन संपदा से सबको बराबर सैलरी वगैरह मिले, सारी सुविधाएं सबको लगभग बराबर मिले। और सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में सबको लगभग बराबर रेस्पेक्ट मिले, ठीक है। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? सबसे पहला क्वेश्चन ये था। क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की ज़रूरतों के आड़े आता है, यानी अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की ज़रूरतों के आड़े आता है, तो ऐसी सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित होगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न उस समय थे। इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव होते हुए जो आज तक जारी है, जो फैसले लिए गए उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके राजनीतिक दलों को सलाह मशवरा करना जरूरी था, साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी। इसी कारण भारत के राजनीतिक इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना जरूरी है। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर देख लेते हैं वामपंथ और दक्षिणपंथ। वामपंथ यानी लेफ्ट विंग, दक्षिणपंथ यानी राइट विंग, ठीक है। वामपंथ क्या होता है? किसी राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वो कौन सा पक्ष लेगा या आर्थिक परिवर्तनों राज्यों की भूमिका उसकी राय क्या होगी, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं वामपंथ क्या होता है। वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं, ठीक है, और उन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। जबकि दक्षिणपंथी उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब लेफ्ट विंग की बात करेंगे तो ये जब हम लोग शीत युद्ध पढ़ रहे थे तो यूएसएसआर इससे प्रेरित था, लेफ्ट विंग से, ठीक है। कैसे? अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं, ठीक है। यूएसएसआर क्या करता था? वो सारी संपत्ति, सार का मालिक राज्य होता था, ठीक है। कोई एक गवर्नमेंट होती थी, उसी के अंडर में सब कुछ होता था। गवर्नमेंट क्या करती थी? सबको बराबर अनाज और धन संपदा मुहैया कराती थी, ठीक है। जबकि दक्षिणपंथी क्या थे? ये अमेरिका, यूएसए इससे प्रेरित थे। इसमें क्या होता है? दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा, यानी खुली प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है मार्केट में आप जाइए और आपके रोकने और टोकने वाला कोई ना हो, गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप ना के बराबर हो, ठीक है। ना लाइसेंस की दिक्कत हो, ना उसके लिए आपको कोई टैक्स देना पड़े। आप जाइए मार्केट में, जितना आपको जिस रेट में बेचना हो बेचिए। अगर मोनोपॉली है तो आप मोनोपॉली के हिसाब से बेचिए, अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन के हिसाब से बेचिए, ठीक है। माना जाता है कि आप जब खुली प्रतिस्पर्धा करते हैं तो इसमें जो ग्राहक होता है उसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये देखिए आ गया कि आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन से राजनीतिक दल वामपंथी और कौन से दक्षिणपंथी थे, ठीक है। हम लोगों ने बात कर ली यूएसए और यूएसएसआर। आप इस दौर की कांग्रेस पार्टी को किस तरफ रखेंगे? अब आप इसको खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी ना इधर थी ना उधर थी, है ना। नॉन अलाइन मूवमेंट की बात की गई थी ना, ये क्या था? ना हम यूएसएसआर की तरफ रहेंगे और ना हम अमेरिका की तरफ रहेंगे। चलिए आते हैं सीधे विकास की धारणाएं, ठीक है। आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। चलिए, इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। जाहिर सी बात है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं।
इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहा उद्योगपति, वो क्या करेगा, वो कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करेगा, कम से कम सैलरी देगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम करवाएगा। और वो क्या करेगा, प्लांट कहाँ लगाने की कोशिश करेगा, जहाँ पर उसे कच्चा माल बड़े आसानी से मिल जाए। ठीक, कहाँ मिलेगा, वो उसी जगह पर मिलेगा जहाँ पर लौह अयस्क मिल रहा होगा। ठीक है, और लौह अयस्क कहाँ मिल रहा है, जहाँ आदिवासी बस्तियाँ, जाहिर सी बात है अब आदिवासी बस्तियों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पर उद्योग धंधे की शुरुआत की जाएगी। इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे हैं। हाँ, पहले शहरी उपभोक्ता की बात कर लेते हैं। जो शहरी उपभोक्ता होगा वो क्या करेगा, फैक्ट्री से जो माल प्रोड्यूस होगा उसका वो उपभोग करेगा। और शहरी उपभोक्ता क्या करेगा, बिना किसी दिक्कत के, ना उसको पर्यावरण की दिक्कत हो रही है, ना उसको वहाँ रहना पड़ रहा है। ठीक है, किसी भी दिक्कत के बिना उसके लिए सारी चीज़ें मुहैया हो रही हैं। ठीक है, जबकि जो वहाँ का लोकल इंसान है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के आदिवासी हैं, उनको क्या होना पड़ रहा है, पहली बात तो अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, दूसरी चीज़ उनको वहाँ से काम नहीं मिल रहा है, और जो वो काम कर रहे थे अब वहाँ पर उसको करने की मनाही हो गई है। ठीक है, यानी उनकी अब आजीविका भी छिन गई है। तो विकास का अर्थ अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है अलग अलग होगा। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमेशा विवाद उसके साथ जुड़ा ही होता है। ठीक है, क्योंकि हर वर्ग के लिए विकास के मायने अलग अलग हैं। ठीक, माना जाता था कि, अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। ठीक है, 1950 या 60 के दशक में, ये उसी समय की बात हो रही जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय माना जाता था कि, एक सेकेंड हम कन्फर्म कर लें पहले, हाँ आज़ादी के बाद 1947, ये देखिए। ठीक है, आज़ादी के बाद लगभग पूरी दुनिया में यही माना जाता है, जो पश्चिम के देश हैं, जो यूरोप है और जो ये अमेरिका है, डेवलपमेंट का मतलब वही हुआ। यानी अगर आप डेवलप्ड कंट्री तभी माने जाएंगे जब आपके यहाँ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से आप गुजरे हों। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन आपके यहाँ हुआ हो। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ। पूंजीवाद का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कैपिटलिज्म। ठीक है, यानी जहाँ पर चीज़ें बाजार के हाथ में छोड़ दी जाए। ठीक है, चार लोगों को व्यवसाय करने के लिए कह दिया जाए और कह दिया जाए आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, आप अपने हिसाब से जैसे काम करना चाहें काम करें। जैसे शुरुआत होगी, मान लीजिए वो कॉस्मेटिक की दुकान खोलता है और आसपास कोई कॉस्मेटिक की दुकान नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो जितना मन होगा उतनी कीमत वसूल करेगा। 10 रुपये का सामान है 40 रुपये का बेचेगा। लेकिन अब चूंकि वहाँ पर उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है हर कोई फ़ायदा लेना चाहेगा। अब उसी की कंपटीशन में 3-4 दुकानें और खुल जाएंगी। अब हर कोई क्या करेगा कि सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहेगा। अब जो सामान वो 40 में बेच रहा था, अब उसकी मजबूरी है, अगर वो 40 में देगा तो बगल में दूसरी दुकान पर अगला चला जाएगा और वहाँ पर उसको 30 में मिल जाएगा। धीरे धीरे होते हुए जो 10 रुपये का सामान था अब आपको 15 रुपये से ज़्यादा में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इससे ग्राहक का फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, गुणवत्ता में सुधार आती है। ठीक है, पहले हम किसी भी चीज़ को बेच देते थे, चूँकि मेरी मोनोपॉली थी, आपको लेना हो लीजिए, नहीं लेना हो तो मत लीजिए। लेकिन अब कंपटीशन में कई सारे लोग हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सामान को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सामान को रखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे ग्राहक हमारे पास ही आएँ। ठीक है, और उदारवादी का मतलब क्या होता है, उदारवाद का मतलब होता है कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर हो। ठीक है, लिबरलिज्म, बिल्कुल लिबर्टी हो। ठीक, हाँ, आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्कबुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। ठीक है, तो आधुनिकीकरण को समृद्धि यानी ग्रोथ, भौतिक प्रगति यानी आपका डेवलपमेंट, वैज्ञानिक तर्कबुद्धि यानी साइंटिफिक थॉट का पर्यायवाची माना जाता है। यानी आप आइंस्टाइन पैदा हुए हैं। ठीक है, विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील और अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता था। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने 2 मॉडल थे, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। एक सोवियत संघ का मॉडल समाजवाद या साम्यवाद का, और दूसरा था पूंजीवादी मॉडल USA का।
ठीक है। इसी के बीच पूरी लड़ाई थी। आगे इसको देखते हैं। सोवियत संघ अपनाया दूसरा मॉडल, लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी का बल्कि। अब हिंदुस्तान में क्या होता है, उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत क्या था, सोवियत के मॉडल से काफ़ी प्रभावित था। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी, खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। ठीक है, अगला देखते हैं। आज़ादी के आंदोलन पर एक सहमति बन गई थी और नेताओं, ये इसके पीछे का रीज़न क्या है वो देख लेते हैं एक बार। आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे। ठीक है, पहले से डिसाइड हो चुका था, अंग्रेज जिस पॉलिसी पर काम करे हमें उस पॉलिसी पर तो बिल्कुल काम नहीं करना है। ठीक, आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात साफ हो गई थी, गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। यानी गरीबी मिटाने का, सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण का काम का मुख्य जिम्मा जो है सरकार का होगा। नेताओं में इन बातों को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ के नज़र में कृषि का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। यहाँ पर भी डेवलपमेंट के अलग अलग माने थे लोगों के लिए। कुछ लोग मानते थे कि सरकार को काम करना चाहिए, कुछ लोग मानते थे कृषि पर ध्यान देना चाहिए, कुछ का मानना था इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम करना चाहिए, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन ही विकसित देशों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। तो हर किसी को लग रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही विकसित हुआ जा सकता है और जल्दी से जल्दी इकोनॉमिकल ग्रोथ की जा सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ, चलिए इस पर बात हो चुकी है। अगर ये फिगर आ जाए आपके एग्जाम में तो देख लीजिएगा। योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित करते हुए नेहरू जी की फ़ोटो है। इस चीज़ को आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, शायद ये आ जाए। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। योजना आयोग को संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। ठीक है, योजना आयोग संविधान में पहले से ही नहीं था। ये कब आया संविधान में? यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए किया था। ठीक है, यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। पहली चीज़, यह आयोग क्या करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। 1950 में हुई थी। कब? मार्च 1950 में। जबकि 26 जनवरी 1950 को देखिए इधर, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है और योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में होती है, यानी इसके लगभग 2 से 3 महीने के बाद। ठीक है, यही से कह सकते हैं 1 से 2 महीने के बाद। ठीक है, और यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है, यानी ज़रूरी नहीं कि इसने जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें अप्लाई की ही जाएं, ये सिर्फ एक सलाह देता है। ठीक है, इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूरी करे। ठीक है, मंजूर करे, यानी मंत्रिमंडल मंजूरी देगा तभी उनके प्रस्तावों को माना जाएगा। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लेते हैं, और इन सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। की स्थापना की। यह संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। ठीक है, एक बार आप लोग इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा इंग्लिश में भी। अब हम लोग बात करते हैं नियोजन यानी प्लानिंग की। प्लानिंग कमीशन सेंट्रल एंड इन्फ्लुएंशियल मशीनरी टुवार्ड्स डेवलपमेंट। ठीक है,
मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर भी सहमति थे, एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए ज़रूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। अब यहाँ से योजना आयोग की बात शुरू हो रही है, ठीक है, योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जमर समर्थन मिला। एक बार समझ लीजिएगा, अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन का विचार किसका था? यूएसएसआर का, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसको जन समर्थन क्यों मिला देख लीजिएगा। 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला। इसके पीछे रीज़न क्या था? उसी समय यूरोप में महामंदी आई थी, ठीक है, यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। महामंदी यानी ऐसी मंदी थी कि लोगों के खाने के लाले पड़ गए थे, ठीक है। जापान और जर्मनी युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था पर फिर खड़ी कर ली थी। सोवियत संघ ने 1930 से 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। मेन क्या है ये, सोवियत संघ ने 1930 और 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। क्वेश्चन आ सकता है कि 1930 और 40 के दशक में आर्थिक नियोजन की दुनिया भर में हवा क्यों चल रही थी, ठीक है। इसी तरह से वो क्वेश्चन बना के किसी लैंग्वेज बना के पूछ लेगा तो आपको यही बताना है, ठीक है। ये इसको एक बार देख लीजिएगा। इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते हैं। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जितने बड़े व्यापारी हैं वो हमेशा एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर हो और वो खूब सारा लाभ कमा सके, ठीक है। जब कोई बड़ी कंपनी आती है तो छोटे मोटे व्यवसाय क्या होते हैं, उनका व्यापार वहीं से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ कुछ अलग हुआ। क्या हुआ? अलग हुआ। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहाँ पूंजी के बहाव पर सरकार को कोई अंकुश न हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944, ठीक है, ये चीज़ याद रख दीजिए। इसको बॉम्बे प्लान कहा गया है। देख लीजिएगा बॉम्बे प्लान क्या है। आंसर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट आंसर में आ सकता है। तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का इस संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। नॉर्मली क्या होता है, जो बड़े उद्योगपति होते हैं वो नियोजित अर्थव्यवस्था या प्लानिंग इकोनॉमी के खिलाफ होते हैं या उसके फेवर में कभी नहीं होते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 1944 के टाइम पे क्या हुआ, उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो और वामपंथी हो, ठीक है, दक्षिणपंथी वामपंथी के बारे में बता दिया गया है। अगर ना समझ में तो एक बार पीछे जाके फिर से देख लीजिएगा। उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने, यानी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन बना? प्रधानमंत्री। और तब से अब तक जो भी प्रधानमंत्री होता है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। 2015 से नीति आयोग हो गया और अब भी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो जो उस समय का प्रधानमंत्री होगा वही क्या होगा? अध्यक्ष होगा, ठीक है। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में किस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। तो किस संस्था ने निभाई? आपकी योजना आयोग ने, ठीक है, योजना आयोग। अब इसको क्या कह दिया गया है? नीति आयोग, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। शुरुआती कदम, सबसे पहले आइडिया तो
सोवियत संघ की तरफ भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना, ठीक है। यानी क्वेश्चन आ सकता है भारत ने पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान का ये जो प्लान है ये कहाँ से लिया है, तो जाहिर सी बात, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ सोवियत संघ से प्रेरित होकर इसने क्या किया है। हाँ, सोवियत संघ की तरफ भारत योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। यानी सोवियत संघ ने पंचवर्षीय योजना अपने यहाँ चला रहा था और उससे प्रेरित होकर भारत ने भी अपने यहाँ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है भारत किससे प्रेरित होकर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, तो सोवियत संघ के प्रेरित होकर उसने योजना आयोग की शुरुआत की, ठीक है। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये बात। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी। इसमें क्या होता है, योजना आयोग क्या करती है, पहले एक दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च, यानी कितना कमाएगी और कितना खर्च करेगी, उसकी पूरी एक लिस्ट तैयार होती है, ठीक है, की योजना होगी। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। कौन कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, दोनों सरकार, चाहे केंद्र सरकार की बात कीजिए चाहे राज्य सरकार की बात कीजिए, उसके बजट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला होता है, एक हिस्सा होता है गैर योजना व्यय, ठीक है, यानी ये किसी योजना का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन इस पर कुछ पैसे पहले से ही निकाल दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर यानी वार्षिक आधार पर दैनंदिनी मदों पर खर्च करना होता है, ठीक है। अब दूसरा होता है योजना व्यय, जिस पर योजना आयोग जिसके लिए बनाया गया था। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 5 साल की अवधि में खर्च करना होता है। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फायदा यह भी था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी तस्वीर थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। यानी जो हमारी बड़ी परियोजनाएं होती हैं उसके लिए हम लोग पंचवर्षीय परियोजनाएं बनाते हैं। जैसे डैम बनाना हो तो जाहिर सी बात है डैम एक दिन में नहीं बनता, एक साल में नहीं बनता, उसको बनाने के लिए प्रॉपर समय चाहिए, अच्छा खासा समय चाहिए और अच्छा खासा पैसा चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो पहली पंचवर्षीय योजना होती है उसी में ही सारे बड़े डैम बनते हैं, नहरें बनवाई जाती हैं, ठीक है। आगे हम लोग इन सब बारे में चर्चा करेंगे, देखते हैं। उन्नीस सौ 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ। देख लीजिएगा, आपके MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। 2 चीज़ें हैं, पहला है प्रारूप जारी होना और दूसरा होता है योजना का वास्तविक दस्तावेज जारी होना, ठीक है। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और 1951 में नवंबर महीने में, ठीक है, नवंबर 1951 में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। तो ये दोनों चीज़ों के अंतर को आप समझ लीजिएगा। इससे देश में गहमागहमी, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। आगे देखते हैं दूसरी बात क्या आई फिर। 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना कब चलती है? 1951 से 1956 में ये आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से चलती है? 1956 टू 1961, ठीक है। थर्ड पंचवर्षीय योजना कब चलती है? 1961 टू 1966। अब यहीं पर हम लोग रुकते हैं, देखते हैं। 1956 से चालू द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई, जो भी बातें थी, ठीक है। 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक माहौल जारी रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी, हुई नहीं, होनी थी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चलती हैं, उसके बाद ब्रेक हो जाती है 3 साल के लिए, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी होती 1966 से, लेकिन चालू नहीं हो पाती। लेकिन इस वक्त नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया। भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। रीज़न क्या था? क्वेश्चन आ सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना क्यों लागू नहीं हो पाई, या तीसरे के बाद 3 साल का गैप क्यों रहता है। तो 1956 के बाद क्या होता है, उसी समय जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई होती है, उसी समय लाल बहादुर शास्त्री भी लगभग 2 साल रहते हैं, वो भी चले जाते हैं, ठीक है।
तो और उसी समय भारत में अकाल पड़ता है। तो ये इन सारे चीज़ों को देखते हुए सरकार ईयर प्लान को कैंसिल कर देती है, 5 ईयर प्लान को कैंसिल कर देती है या पोस्टपोन कर देती है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी होती है, लेकिन इस वक्त नियोजन का नयापन भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। ठीक है, क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। सरकार ने पंचवर्षीय योजना का थोड़ी देर का विराम देने का फैसला किया। ठीक है, क्या रीज़न थे मैंने पहले ही बता दिए। और इसी समय भारत का और पाकिस्तान दो युद्धों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हालांकि चलिए हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रियाओं को देखकर अनेक आलोचनाएं सामने हैं, लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। जाहिर सी बात है, जो डैम पहले पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे उनसे हम अभी भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनसे हम नहरों में पानी भेज रहे हैं, सिंचाई हो रही है, उनसे हम बिजली बना रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे काम अभी भी उससे हो रहे हैं। अब देखते हैं थोड़ा पंचवर्षीय योजना के बारे में, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 टू 1956 की कोशिश देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालने की थी। ठीक है, योजना तैयार करने में कौन थे? KN राज। देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो KN राज इसके विशेषज्ञ थे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में हुई थी। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है, किसकी दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए? तो KN राज। ये बात कब की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, तो ये 2-3 तरह से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना से ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? आपका MCQ क्वेश्चन बन सकता है, पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर किस पर दिया गया था? तो सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया था? कृषि क्षेत्र पर दिया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर पर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। ठीक है, कृषि का मतलब बांध और सिंचाई उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी। वहाँ का हमारे भारत का जो किसान था, जो कृषि थी, वो हमेशा मानसून पर डिपेंड होती थी। तो ज़रूरत ये थी कि जिस समय मानसून ना आए उस समय हमारे पास पानी उपलब्ध हो। तो उसके लिए हमने क्या बनाया? बड़े बड़े बांध बनाए गए और सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई। सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गरीमारी, ये सब छोड़िए। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि देश में भूमि के वितरण का जो ठर्रा मौजूद है उससे कृषि के विकास का सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया। ठीक है, किस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही भूमि सुधार पर जोर दिया गया। ठीक है, और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। इनका प्रथम पंचवर्षीय योजना का नहीं, योजनाकार जो थे, योजना किस लक्ष्य से बनाई गई थी? कि इसकी बुनियादी लक्ष्य यही था कि राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उसके खर्चे से ज़्यादा हो। ठीक है, यानी हमारी बचत, अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो हमारी जो बचत है वो खर्चे से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर हम 10 रुपये खर्च कर रहे हैं तो बचत कम से कम 20 रुपये हो। ठीक, पता लगा हम 20 रुपये कमा रहे हैं, 25 रुपये खर्च कर रहे हैं, है ना, तो घाटे में आ जाएंगे। 1950 के दशक में खर्च का स्तर बहुत नीचे था, इससे अब और कम नहीं किया जा सकता। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूद पूंजी भंडार कम था। यानी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती थी, गवर्नमेंट के पास जॉब देने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है, बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी। 1960 के दशक यानी डिकेड से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई। अब देखते हैं औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। पहली योजना के कौन थे? KN राज थे। दूसरी योजना के कौन थे? PC महालनोबिस थे। ठीक है,
के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने योजना तैयार की। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, यानी आप पहली क्वेश्चन आ सकता है। पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि धीरे धीरे देश डेवलप करेगा, इसलिए सबसे पहले हमें कृषि पर ध्यान देना चाहिए। जब कृषि हमारी मजबूत हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। दूसरी जो होल्ड अ सेकंड, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी, यानी जो भी भारत को डेवलपमेंट स्पीड में करना था। ठीक है, सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के आयात पर भारी शुल्क लगाया। अब देखिए कैसे हम अपने देश को बढ़ावा देंगे। ठीक है, संरचनात्मक बदलाव। तो सबसे पहले सरकार ने देसी उद्योगों के संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, यानी मान लीजिए हमारे यहाँ मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसकी कॉस्ट 100 रुपये आ रही है, और बाहर चाइना से मोबाइल आ रहा है जो कि 50 रुपये में ही आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, यहाँ के लोग फ़ायदा कमा सके, इसलिए वो क्या कर रही थी कि चाइनीज़ प्रोडक्ट में या बाहरी प्रोडक्ट में वो एक तरह से समझिए 100 रुपये टैक्स लगा दी। अब वो उनका क्या हो, 50 रुपये उनकी लागत, 100 रुपये यहाँ का टैक्स, तो यहाँ पर आने के बाद मोबाइल क्या हुआ, 150 रुपये का हो गया। वही मोबाइल हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है 100 रुपये में, तो हम लोग किस मोबाइल को लेंगे, जो सस्ता होगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, भारत में जो उत्पाद बन रहे थे उनकी बिक्री बढ़ी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि उसने टैक्स लगा दिया, आयात पर भारी शुल्क लगा दिया, जिससे भारत में क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन के साथ साथ उसका उपभोग भी बढ़ा। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। ठीक है, जाहिर सी बात है। थोड़ा पीसी महालनोबिस के बारे में देख लेते हैं। ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक थे, ये MCQ क्वेश्चन में आ सकता है, इसको देख लीजिएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार भी थे, ये दो चीज़ें जरूर देख लीजिएगा, बाकी कुछ देखिएगा चाहे नहीं देखिएगा। भारत, हाँ अब यहाँ देखते हैं, भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो। ठीक है, और विश्व व्यापार से प्रौद्योगिकी खरीदने में हमें अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज़्यादा आकर्षित किया। ठीक है, ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ने कृषि को कम अनुदान दिया, कृषि पर कम खर्च किया, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, कृषि में गिरावट आ रही है, और इसकी वजह से फिर से खाद्यान्न संकट की एक समस्या सता रही है। ठीक है, भारत के योजनाकारों को उद्योगों और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। जाहिर सी बात है, उद्योग और कृषि दोनों के बीच में, चूँकि भारत इस कंडीशन में था ना, बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी की चरम स्थिति थी और अमीर और पैसे की किल्लत थी। अगर वो कृषि पर ध्यान देता है तो पैसे की कमी होगी, और अगर कृषि को इग्नोर करता है तो खाने की किल्लत पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हालत थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत की। ठीक है, आज तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी योजना से कुछ खास अलग नहीं थी, यानी सेम ही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही भारी उद्योगों पर ही काम किया गया। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना आयोग रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आ। जाहिर सी बात है, जब हम बड़े उद्योगों पर ज़्यादा गौर करेंगे तो हमें शहरी लोगों या कह दें अमीर लोगों के लिए उत्पाद तैयार किया जा रहा है, जिससे उनको सुविधा प्राप्त हो। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलती की गई है। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए। जाहिर सी बात है, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमेशा दो पक्ष होते हैं और उनमें हमेशा आलोचना होती रहती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मुख्य विवाद पर, की कंट्रोवर्सीज। शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियां अपनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे। ठीक, जाहिर सी बात सवाल उठने ही है। चलिए, हाँ, विकेंद्रित योजना, पहले हम लोग विकेंद्रित योजना देख रहे थे। केरल मॉडल आपके पेपर में आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है।
ये आपके शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, केरल मॉडल और आपका दूसरा कौन सा था, बॉम्बे प्लान। ठीक है, चलिए केरल में विकास और नियोजन के लिए पहले शुरू से ही देख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हर नियोजन केंद्रीकृत ही हो, ऐसा भी नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। ठीक है, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है। क्या मॉडल था? इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण, कारगर खाद्य वितरण का मतलब हुआ पौष्टिक आहार और सब तक उसकी पहुंच, वो भी ईमानदारी से। ठीक है, और गरीबी उन्मूलन, यानी हमें अमीर आदमी नहीं चाहिए लेकिन गरीब नहीं चाहिए, अमीर हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारे पास गरीब आदमी ना हो। ठीक है, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जा रहा है। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है, यानी अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम उनके यहाँ कम है। ठीक है, कोई बात नहीं है। और यहाँ औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है। इसके बावजूद केरल में साक्षरता 100% है। आयु प्रत्याशा बढ़ी है। आयु प्रत्याशा का मतलब समझ लीजिए कि लोगों की आयु का बढ़ना, जैसे नॉर्मल लोग 60 साल में ख़त्म हो जाते थे, आयु प्रत्याशा बढ़ेगी तो अब वो 70 साल में ख़त्म होंगे। ठीक है, आयु प्रत्याशा का बढ़ना मतलब होता है कि एक औसत आयु जिसमें सबकी औसत आयु निकाली जाती है, कोई 100 साल मर रहा है, कोई 20 साल पे मर रहा है, कोई 30 साल पे मर रहा है, कोई 40 साल पे मर रहा है, तो इन सबका एक एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, उसी आधार पर आयु प्रत्याशा निकाली जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए पहले 60 साल रही होगी तो बाद में बढ़कर 70 या 80 साल हो गए। ठीक है, और वहाँ शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर क्या हुआ, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही मर जाना, यानी वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा बहुत कम है। ठीक है, अगर शिशु मृत्यु दर कम है इसका मतलब स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है। ठीक है, मातृ मृत्यु दर यानी किसी माँ का प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाना, ये वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। ठीक है, और जन्म दर में कमी, जन्म दर में कमी यानी लोग साक्षर हैं, उनको पता है कि हम दो हमारे दो। ठीक है, केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है। 1987 टू 1991 के बीच सरकार ने 9 लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया। क्वेश्चन आ सकता है 9 लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान कहाँ चलाया गया? केरल में चलाया गया। कब से कब तक चलाया गया? 1987 से 1991 के बीच में चलाया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले, ठीक है, जिसमें विज्ञान पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का अभियान शामिल है। तो ये पूरा आपका था केरल मॉडल। अब हम लोग मुख्य विवाद पर आ जाते हैं, कृषि बनाम उद्योग। जाहिर सी बात है अभी हम लोग ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, है ना, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम बड़े सवाल पर ठीक है आगे देखते हैं। पहले देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना में क्या होता है। चलिए, JC कुमारप्पा ने इकोनॉमी ऑफ द परमानेंस की नामक पुस्तक लिखी है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। ठीक, JC कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर था। ठीक है, ग्रामीण औद्योगिकरण यानी ऐसा उद्योग बनाया जाए जिसमें ग्रामीण लोगों का भला हो। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। क्वेश्चन आ सकता है किसने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात कही थी? तो चौधरी चरण सिंह ने कही थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उससे अलग होकर उन्होंने भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई। तो क्वेश्चन आ सकता है चौधरी चरण सिंह की पार्टी का क्या नाम था? तो भारतीय लोकदल। भारतीय लोकदल में बनाने से पहले वो किस पार्टी में थे? तो कांग्रेस पार्टी में थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है।
ठीक है, ये इनका कथन है, अब इसको, इस कथन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये भी आ सकता है। कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बिना गरीबी के मकर जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य ही अपनाई गई थी। राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए। नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की बात मानी गई थी। नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई, दरअसल इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि भूमि संबंध के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज़्यादा थी। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों पर एक दलील भी यह थी कि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती थी, तब भी ग्रामीण गरीबी विकराल समस्या का समाधान कर पाती थी। जाहिर सी बात है, जिसमें भारत आज़ाद हुआ उसमें भारत में जमींदारी व्यवस्था थी, यानी पूरे गांव में किसी एक के पास पूरे गांव की ज़मीन होती थी, बाकी का पूरा गांव उनके यहाँ लेबर का काम करता था। अगर कोई भी सरकार की तरफ से योजना आती थी तो उसका पूरा लाभ एक अकेला इंसान ले लेता था और गरीब जनता तक उसका लाभ नहीं पहुँचता था। ठीक है, पूरे में कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और अगर गवर्नमेंट दबाव बनाने की कोशिश करती थी तो वो लोग क्या करते थे, अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से सरकार गिराने की क्षमता रखते थे, जिससे सरकारें अक्सर डर जाया करती थी। ठीक है, और उनके खिलाफ एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचती थी। आगे देखते हैं निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर वर्सेस गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर वही बात की गई है कि आपके जो यूएसएसआर और यूएसए, ठीक है, विकास के दो जाने माने मॉडल थे, भारत में उनमें किसी को नहीं अपनाया। किसका फॉलो किया, किसको, नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्षता आंदोलन। ठीक है, यानी हमें किसी गुट में नहीं जाना, ना यूएसएसआर में जाना, ना यूएसए में जाना, हम भैया दोनों को जो हमको सही लगेगा हम उसको लेंगे। ठीक है, तो उसी आधार पर इसने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब जो गवर्नमेंट को उस समय लगा कि जो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए उसको गवर्नमेंट ने लिया, उसको जो चीज़ें लगी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होनी चाहिए उसको उसने प्राइवेट सेक्टर को दे दी। इन दोनों ही मॉडल की कुछ बातों को ले लिया गया और अपने देश में इन्हें मिले जुले रूप में लागू किया गया। इसको भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भैया एक बार सुन लो, नहीं बाद में कोई कहाँ से अचानक। पूंजीवादी यूएसए था, ठीक है, समाजवादी मॉडल आपका यूएसएसआर था। जिस समय भारत आज़ाद हुआ है तो आपको यूएसएसआर में जाना पड़ता है तो यूएसए में जाना पड़ता। ठीक है, तो भारत ने कहा भैया हम दोनों में से किसी की तरफ नहीं जाएंगे, हमें जो उचित लगे हम यूएसएस ले लेंगे, जो तो उचित लगेगा यूएसएसआर से ले लेंगे। ठीक है, अब आगे चलिए आते हैं, ये देखिए नेहरू जी हैं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में तालमेल बिठाते हुए। ठीक है, ये नाम वगैरह एक बार देख लीजिए। वैसे ये जो नाम है ये आपके और CUET के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा इसमें आएगा तो फिगर दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये इसमें किससे संबंधित है। तो ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में है। ये जो बीच में ये नेहरू जी हैं, दोनों में संतुलन बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट के तहत। खेती किसानी व्यापार और उद्योग का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। देखिए कौन कौन सा भाग जो है निजी हाथों के क्षेत्र में, खेती किसानी व्यापार और उद्योगों का एक बहुत बड़ा भाग क्षेत्र निजी क्षेत्र में रहा। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखा, उसने आधारभूत ढांचा प्रदान किया, राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े हस्तक्षेप किए, कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। ठीक है, जैसे भूमि सुधार वगैरह। इस तरह के मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमों में हुई। ठीक है, दक्षिणपंथी वामपंथी की चर्चा पीछे हो चुकी है, आप लोग बैक जाकर देख सकते हैं, दोनों खेमों में हुई। निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी है और ना ही निजी क्षेत्र के बढ़वार के लिए कोई उपाय किया गया। लोगों आलोचकों का कहना था कि गवर्नमेंट ने जिस तरह की पॉलिसी अपनाई है उसमें निजी सेक्टर को बढ़ावा नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर रखा है, लाइसेंस व्यवस्था और परमिट की प्रणाली कर रखी। यानी आपको कोई व्यवसाय करना है तो पहले लाइसेंस लीजिए और परमिट लीजिए गवर्नमेंट से, उसके बाद आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
ठीक है। तो इससे क्या होता है, हो जाता है, चीज़ें सीमित हो जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर हमको गन लेनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट कहती है पहले आप लाइसेंस लेकर आओ, तब गन लीगल मानी जाएगी। अगर लाइसेंस नहीं है तो इलीगल गन मानी जाती है और आपको जेल हो जाती है। लेकिन अमेरिका में गन लेना लीगल है बिना लाइसेंस के। वहाँ पर आप गन रख सकते हैं जैसे आप खिलौने वाली गन रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइसेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऐसी चीज़ों की आयात पर बाधा आयत की जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता हो। ठीक है। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारे यहाँ बन सकता है वो बाहर से कम आए या बाहर से आए तो उसको प्रोत्साहित ना किया जाए, उसे क्या किया जाए, दबाया जाए। वही उदाहरण, 100 रुपये का मैंने मोबाइल बनाया, अगले ने 50 रुपये का बनाया, लेकिन अगला जब 50 रुपये में बेचेगा तो हमारे यहाँ का मोबाइल नहीं बिकेगा 100 रुपये में। तो हम क्या करेंगे, उसकी कीमत को 150 कर देंगे। 50 उसने कीमत लगाई, 100 रुपये मैंने टैक्स लगा दिया, आगे यहाँ पर 150 का हो गया। अब जाहिर सी बात है कोई महंगा मोबाइल लेगा नहीं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का मोबाइल अब बिकेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे देखते हैं हम लोग। ऐसी चीज़ों के उत्पादन, हाँ, जिन्हें घरेलू बाजार में बना, ऐसी चीज़ों के उत्पादन का बाजार एक तरह से प्रतिस्पर्धा विहीन हो गया। जाहिर सी बात है अब हमारे सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट मुहैया करा रही है और अब हमारा इंटरनेशनल लेवल पर या जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल लेवल पर कोई कंपटीशन नहीं है, तो हमारी उत्पादकता और हमारी क्वालिटी दोनों में असर दिखने लगा। ठीक है। इस वजह से निजी क्षेत्र में उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने अथवा उन्हें सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं रही। सरकार ने अपने नियंत्रण में जरूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी और इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ी है। जाहिर सी बात है 10 का सामान अब आपको 20 में दिया जा रहा है, जो कि आपको 12 से 15 के बीच में मिल सकता था। ठीक है। अगर बाहर की कंपनियां आ जाती तो ये सामान फिर आपको 12 से 15 में बड़े आराम से मिल जाता और इससे अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ है ना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे आलोचक भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए उतना नहीं करना चाहिए। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र के मुनाफे कमाने की मदद की। इसके अतिरिक्त मदद गरीबों की होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्यम वर्ग खड़ा हुआ जो बगैर खास जिम्मेदारी के मुड़ी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है। सरकार को गरीबी दूर करनी थी, उसने क्या किया, उसने सरकारी नौकरियां निकाली, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक बाबू तबका तैयार हो गया, एक नौकरशाही तैयार हो गई। ठीक है। नौकरशाही तो गिने चुने थे लेकिन बाबू बहुत सारे थे, तो जिससे एक सामान्य परिवार तैयार होने लगा। एक सामान्य समाज में एक नया तबका आ गया। ठीक है। जिससे हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग। ठीक है। इस अवधि में गरीबी में ज़्यादा कमी नहीं आई। गरीबों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में भले ही कम हुआ हो, लेकिन उनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। अब देखते हैं मुख्य परिणाम। ठीक है। की कंट्रोवर्सीज। आज़ादी भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियाँ थी। पहली थी बुनियादी चुनौती। ठीक है। मुख्य परिणाम, इसको मेजर आउटकम्स कह देंगे। इसमें क्या था, 3 था। लैंड रिफॉर्म था, लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था और ग्रीन रेवोल्यूशन था। ठीक है। तो भारत की 3 मुख्य चुनौतियां थी। पहला, नियोजित विकास के शुरुआती दौर में मूल्यांकन करते समय भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू की। किस अवधि में, पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक। इसमें सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल बांध परियोजनाएं शामिल की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माण इकाइयां, रक्षा उत्पाद आदि इसी अवधि में शुरू हुए। इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफी इजाफा हुआ। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाओं की खूब आलोचना, फिर भी बाद में समय की आर्थिक समृद्धि, जिसमें निजी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि भी शामिल है, इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं हो पाती। जाहिर सी बात है। भूमि सुधार, अगला है भूमि सुधार।
इसमें सबने महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। यह प्रथा अंग्रेजी शासन के जमाने से चली आ रही थी। इस साहसिक कदम को उठाने से जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है, मान लीजिए गांव का एक व्यक्ति जिसके पास 500 एकड़ ज़मीन है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ 100 एकड़ में अनाज उत्पादन कर रहा है, बाकी 400 एकड़ उसने छोड़ रखा है। मेरी मर्जी, उसका कहने का क्या मतलब है, मेरी मर्जी, मैं नहीं उगाऊंगा, मेरा 100 एकड़ में काम चल जा रहा है। लेकिन इससे देश को नुकसान हो रहा था, क्योंकि 400 एकड़ ज़मीन क्या हो रही है, फालतू में बर्बाद हो रही है। तो गवर्नमेंट का कहना था कि इन सारी ज़मीनों को क्या करना है, उपयोग में लाना है। उपयोग में कैसे आएगी कि इन सारी ज़मीनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वितरित कर दें। ठीक है, इसे ही भूमि सुधार कहा गया। यह प्रयास भी सफल रहा। भूमि सुधार की 2 अन्य कोशिशों को थोड़ी कम सफलता मिली। हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने नाम रख सकता है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन्होंने इस कानून को तोड़ खोज लिया। जैसे हमारे यहाँ नोटबंदी हुई, लेकिन लोगों ने उसके भी तोड़ खोज लिए थे। ठीक है, हमारा पैसा हम किसी और से जमा करवा रहे हैं। ठीक, उसी तरह क्या हुआ, जब जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म किया गया, भूमि सुधार आया, तो उस समय लोगों ने क्या किया, उसको सीलिंग नाम दिया गया। उस समय लोगों ने क्या किया कि अपने गांव, अपने घर के सभी लोगों के नाम, अपने नौकरों के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम सारी ज़मीन लिख दी। ठीक है, जिससे इसमें बहुत सफलता नहीं मिली, यानी जिसकी ज़मीन थी उसी के पास रही, बस वो नाम किसी और की हो गई। ठीक है, हालांकि इस बात से कानून अधिकतम कितनी भूमि, लेकिन जिनके पास ज़मीन थी उन्होंने इस कानून का तोड़ खोज लिया। ठीक इसी तरह जो काश्तकार किसी और की ज़मीन बटाई पर जोत बो रहे थे, उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान, काश्तकार यानी जो होता है जो किसान खेती करता है, ठीक है, किसी और की ज़मीन बटाई पर जोत बो रहे थे, उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन इस कानून पर शायद ही कहीं अमल हुआ। ठीक है, अमल का मतलब होता है कि उसको खाद्य संकट देख लीजिएगा, ये वही खाद्य संकट है 1960 के दशक में, जिसकी वजह से हमारी पंचवर्षीय योजना टूटी। ठीक है, हरित क्रांति, अब देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में, चलिए हम खाद्यान्न संकट की इस हालत में तेज बाहरी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई। भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर दिया। जैसा कि हम जानते हैं उस समय क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध में क्या हो रहा था, USSR इन प्रकार अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और अमेरिका भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। तो अमेरिका को मौका मिल गया अनाज देने के बहाने कि हमारी रणनीतियों को आप अपनाओ। ठीक है, सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू में सरकार ने उनको ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई थी। गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो पहले से अनाज उगा रहे हैं, जहाँ की कृषि अच्छी है, जहाँ के लोग अच्छी कृषि कर रहे हैं, वो तो अच्छी कृषि कर ही लेंगे। पहले हम किसको लेकर चले, जहाँ की खेती अच्छी नहीं हो रही है, जहाँ की ज़मीन अच्छी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि उसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं निकलते हैं। तो दोबारा क्या किया जाता है कि अब ये गवर्नमेंट कहती है कि जो अच्छे हैं हमें उन पर और अच्छा काम करना है, जो खराब है उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जिससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और देश में अनाज की एक अच्छी खासी बेल्ट तैयार हो गई। ठीक, लेकिन उसका भी फ़ायदा सिर्फ एक वर्ग विशेष को ही मिला, एक क्षेत्र विशेष को ही मिला, पूरे भारत को नहीं मिल सका। चलिए आगे देखते हैं कहाँ है। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहाँ से सिंचाई सुविधा मौजूद थी, जहाँ के किसान समृद्ध। इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले से ही सक्षम है उनमें कम से कम उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने इस बात की गारंटी दी कि उपज की एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। यही उस घटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति कहा गया, यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस, MSP। ठीक, वो भी यहीं पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भूस्वामी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है, किसको फायदा हुआ,
धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे बड़ा फायदा हुआ। हरित क्रांति खेती और पैदावार सामान्य इजाफा होगी, ज़्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी। ठीक है, और देखिए किन किन क्षेत्रों को फायदा हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़े रहे। हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। पहला असर तो यह हुआ कि गरीब किसानों को भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई। ठीक है, लामबंद करना यानी इकट्ठा करना। ठीक है, दूसरा, हरित क्रांति के कारण कृषि में मंझोले दर्जे के किसान यानी मध्यम श्रेणी के भूस्वामियों वाले किसानों का उभार हुआ। उन्हें बदलाव से फायदा तो हुआ था और देश के अनेक हिस्सों में प्रभावशाली बनकर उभरे। बाद के बदलाव देख लेते हैं। 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक नया मोड़ आता है। 5वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट में गिरने लगी। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेहरू वाले चैप्टर में, और उसके बाद इंदिरा गांधी वाले चैप्टर में भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। कांग्रेस प्रणाली क्या थी। इंदिरा गांधी, हाँ, अगर आपको मान लीजिए पढ़ने का मौका ना भी मिले तो कांग्रेस प्रणाली एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंदिरा गांधी की कांग्रेस प्रणाली और जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस प्रणाली दोनों पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं पढ़ा दूंगा एक बार, लेकिन आप लोग खुद भी देख लीजिएगा। इंदिरा गांधी जननेता बनकर उभरी कब? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और 70 या 60 के दशक में। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य और बड़ी भूमिका निभाएगा, यानी इनका झुकाव यूएसएसआर की तरफ थोड़ा और हो गया। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र उद्योगों पर और बाधाएं आयद हुई। ठीक है, यानी और ज़्यादा क्या किया गया, जो प्राइवेट सेक्टर थे उनमें गवर्नमेंट ने और ज़्यादा अब बंदिशें लगा दी। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है प्राइवेट बैंक को अब गवर्नमेंट बैंक कर दिया गया। ठीक है, पब्लिक उसमें कर दिया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ सरकार का विचारधारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। इन बदलावों को लेकर देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्म बहसें चली, सब आपके काम की नहीं है। 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। क्वेश्चन आ सकता है, 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था का सालाना प्रतिशत क्या रहा। ठीक है, तो 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, ना कि पीछे जा रही थी। ठीक है, आगे बढ़ रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा। नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज़्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा नौकरशाही के प्रति शुरू में लोगों में गहरा विश्वास था, लेकिन बदले हुए माहौलों में यह विश्वास टूट गया। जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया फिर से। ठीक है, इस बदलाव के बारे में पाठ्यपुस्तक के आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे और यहीं से आपका चैप्टर समाप्त होता है। चलिए अब थोड़ी बात हम लोग कर लेते हैं एनडीसी के बारे में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, राइटिंग थोड़ी शायद नहीं समझ में आ रही होगी आप लोगों को, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी भारत के विकास मामलों पर निर्णय लेने
और विचार विमर्श करने का लिए शीर्ष निकाय है। ये क्या है आपका? भारत के विकास मामलों पर, भारत के विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श के लिए शीर्ष निकाय है। ठीक है, पहला, इसकी स्थापना देखिएगा 6 अगस्त 1952। ठीक है, हिंदी में लिख दो भैया, नहीं तो पता लगे तो हम इंग्लिश में लिख दो। ठीक है, 1952 को हुई थी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, पीएम, प्रधानमंत्री करते हैं। यानी अभी पूछा जाएगा तो कौन करेंगे? अभी करेंगे नरेंद्र दास मोदी। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, अभी इसके अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री मतलब सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री। ठीक है, भारत के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों और केंद्र शासित यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी एनडीसी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, कुछ भी याद करिए या ना याद करिए, एनडीसी से सबसे पहली चीज़, इसका फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये याद कर लीजिए। ये इसका काम क्या है? भारत के विकास मामलों पर, भारत के विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए शीर्ष निकाय है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, इसकी स्थापना जरूर याद कर लीजिएगा, 6 अगस्त 1952 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, और किस चीज़ की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? तो योजना आयोग, या और आज के टाइम पे वो क्या हो गया है, नीति आयोग। ठीक है, तो अब आप लोगों का पॉलिटिक्स और प्लान ऑफ डेवलपमेंट पूरा ख़त्म हो चुका है, इसमें से कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब हम लोग इसको सीधे रिवाइज करेंगे आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।